Good morning, students. As we have discussed in our last class about your chapter number 2, which was a gift of chappals. We have read around 2 or 3 paragraphs, exactly 3 paragraphs we have read in our last class. 3 या 4 पैराग्राफ्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे। और जो लास्ट वाला पैराग्राफ था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि या सुना था कि रवि कैट की बहुत तारीफ़ करता है और वो ये बोलता है कि जो कैट है ये महाबलीपुरम के ऋषि कैट के वंश की है और ये बहुत ही ज़्यादा महिमा वाली कैट है, या उस बहुत ही ज़्यादा महिमा वाले कैट के वंश की ये कैट है। उसने ये भी बोलने की कोशिश की थी कि जो पल्लवा डायनेस्टी के राजा थे वो कहीं ना कहीं कैट को अपना नेशनल जो है एम्ब्लेम बनाने की कोशिश किए थे। हालांकि बाद में उसने अपनी बात को बदला और ये कहा कि एक्चुअल में जो पल्लवा किंग्स थे उनका जो नेशनल एम्ब्लेम था वो लायन था, लेकिन वो लायन भी कहीं ना कहीं कैट से मिलता जुलता है। तो इस तरह से घुमा फिरा करके उसने कैट की तारीफ़ करने की कोशिश की थी। और लास्ट लाइन जो हमारे पिछले वीडियो की थी वो ये थी कि एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। ये आखिरी लाइन थी कि मैं मृदु तुम्हें याद दिलाने के लिए बता दूं कि जो पौराणिक इजिप्ट कंट्री है वहाँ पर वो लोग इजिप्शियन लोग बिल्ली की पूजा किया करते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मृदु डिमांडेड। हो, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess, Bastet, that's it. So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Punai here. Whoop, eek. He shrieked. He shrieked. Very pleased with himself. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि उसकी जो तारीफ है, रवि की जो बिल्ली के बारे में तारीफ है वो अभी भी जारी है। उसने कहा, मृदु और मीना ने कहा कि बिल्ली को अपनी ही आवाज़ कितनी अच्छी लगती होगी, कितनी मीठी भाषा में ये म्याऊं म्याऊं करती है। मृदु ने जब पूछा इससे क्या फर्क पड़ता है, तो रवि ने बताया फिर से कि मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये कैट जो है ये डिसेंडेड है। डिसेंडेड का मतलब ये हो गया कि ये कैट बहुत बड़े वंश के बिल्ली से आई है। एक्चुअल देखा जाए तो ये इजिप्शियन कैट गॉड से आई है। नहीं, इजिप्शियन कैट गॉडेस है इसके पूर्वज। इजिप्शियन कैट जो कि देवी मानी जाती थी उससे ही आई है। समझ रहे हो? जहां पहले रवि बोल रहा था कि ये कैट जो है वो जो है पल्लवा डायनेस्टी के वंश से आई है, अब वो इस बात पर जोर दे रहा है कि वो बिल्ली जो है वो इजिप्शियन कैट गॉड से नहीं आई है, सॉरी, वो जो है पल्लवा डायनेस्टी से नहीं आई है बल्कि इजिप्शियन कंट्री से आई है वो। तो जब पूछा गया कैसे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसने कहा कैट गॉडेसेस जो है, उसने क्या कहा, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is, MP Punai.
अब देखो क्या उसने कहानी बनाई, उसने ध्यान, ये थोड़ा ध्यान से आप सुनो। उसने कहा कि एक बार पल्लवा राजाओं के जहाज में इजिप्शियन की जो बिल्ली थी वो गलती से आ गई। इजिप्शियन राजा की जो माने इजिप्शियन जो बिल्ली थी, एक बिल्ली वो गलती से पल्लवा शिप्स में आ गई और उसके वंशज बाद में हुए महाबलीपुरम के ऋषि कैट। यानी कि महाबलीपुरम के ऋषि कैट जो थे उनके पूर्वज इजिप्शियन कैट थी। यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जिसका ये इन कैट्स का जो ओरिजिन है वो इजिप्ट है। इजिप्शियन कैट गॉडेस से महाबलीपुरम की ऋषि कैट आई और महाबलीपुरम की ऋषि कैट से जो है महेंद्रन, एमपी पुनाई, हमारी ये बिल्ली वूप ईक, ये तो उसकी बोलने के अंदाज है, एमपी पुनाई आई। तो आप समझ सकते हो वो क्या बोलना चाह रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, रवि ये बोलना चाह रहा है कि एक्चुअली ये बिल्ली का जो मूल वंश है या मूल स्थान है पैदा होने का, ये इजिप्ट है। इजिप्ट की जो बिल्ली थी वो एक बार गलती से पल्लवा राजाओं के जहाज में फंस गई थी और वहाँ से वो पल्लवा डायनेस्टी में आ गई। ठीक है, ये पल्लवा वंश के राजा जहाँ जहाँ राज करते थे उन स्थानों पर आ गई। फिर उससे जो और बच्चे हुए वो महाबलीपुरम ऋषि कैट कहलाए और उन ऋषि कैट की जो वंशज है वो हमारी एमपी पुनाई है। इजिप्ट, महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड देन एमपी पुनाई, ये उसने कहा। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop eek was a screech from the window. What a weird sound. If Mridu was startled, and Pipunai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow. He howled miserably. देखो क्या हुआ, महेंद्रन को तो कुछ पता ही नहीं है कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। मतलब उस बिल्ली को क्या पता ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं या रवि क्या समझाना चाह रहे हैं। वो जो बिल्ली है, महेंद्रन की तब से जो बहुत सारी लंबी चौड़ी व्याख्या चल रही है बिल्ली के बारे में, वो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही है। और सुनते सुनते वो जो बिल्ली है वो अपने क्लॉज यानी अपने पंजे जो हैं वो एक वो जो कोकोनट शेल जो था जिसमें दूध डाला गया था रवि के द्वारा, उसी कोकोनट शेल से वो अपने पंजे यानी कि नाखून घस घस के चमकदार बना रही थी। नाखूनों को घस घस के वो चमकदार बना रही थी। लेकिन जब रवि ने वूप ईक कहा तभी वो बिल्ली थोड़ी सी डर गई, क्योंकि वो जो आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा कानों में लगने वाली थी। और वूप ईक के अलावा क्रीच नाम की एक आवाज भी पास ही के किसी खिड़की से आई थी। एक तो वुप ईक रवि के द्वारा कहा गया शब्द, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी शब्द, और ऊपर से क्रीच नाम का एक शब्द जो कि खिड़की से अभी भी आया था। ये सब सुन करके मृदु भी स्टार्टल्ड यानी कि असमंजस में पड़ गई। एमपी पुनाई जो बिल्ली थी वो थोड़ी डर गई और घबरा गई। आउट ऑफ हिज विट्स का मतलब दिमाग का संतुलन उसने कुछ समय के लिए खो दिया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसने अचानक से एक छलांग लगाई और पास ही के बैम्बू से बने हुए एक पतीले या ट्रे, लकड़ी से बने हुए एक ट्रे के ऊपर वो उछल करके गिर पड़ी, जिस लकड़ी के ट्रे के ऊपर लाल सूखी मिर्चियों को, मतलब लाल मिर्चियों को सुखाने के लिए छोड़ा हुआ था। चूँकि उसने बहुत ज़ोर से छलांग लगाई थी उस बैम्बू ट्रे के ऊपर जहाँ लाल मिर्चियाँ सूखने के लिए रखी हुई थी, तो इस कारण से कुछ चिलीज उसके ऊपर भी गिर गई
और उसने जोर से चिल्ला करके मियाऊं कहा, जैसे कि डर के मारे उसने मियाऊं के रूप में चिल्लाया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन, grunted Ravi. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. ये बात किसने बोली? रवि। एक्चुअली रवि ने एक ऐसे प्रश्न का जवाब दिया जो मृदु ने पूछा था। मृदु ने यह पूछा कि ये क्रिचिंग, ये अजीब प्रकार का बहुत ही कानों में चुभने वाला ये साउंड खिड़की से कहाँ से आ रहा है? कौन क्या बोल रहा है जो इतनी बहुत ही अजीब सी, ये कानों में बहुत भारीपन लाने वाली आवाज़ें आ रही है? तो इसके जवाब में रवि ने जवाब दिया कि ये लाली की आवाज़ है। लाली जो वायलिन बजाना सीख रही है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि लाली कुछ भी नहीं सीखी है और नहीं वो कभी सीख सकती है। म्यूजिक मास्टर जो आते हैं वो तो इतनी अच्छी म्यूजिक जो है बजाते हैं या गाना गाते हैं जैसे कि एक ट्रेन पटरी पर चल रही हो। लेकिन जब लाली गाना गाती है या लाली जब उस म्यूजिक मास्टर को कॉपी करने की कोशिश करती है तो ऐसा लगता है कि पटरी से उतर चुकी है ट्रेन, पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि पास ही में जो खिड़की है जहां पर वो दोनों बच्चे, मतलब तीनों बच्चे, ठीक है, तीनों बच्चे जो है खड़े होकर के बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब पीछे का जो छोटा सा पार्क है वहां पे, उसके ठीक सामने कोई खिड़की है। उस खिड़की में म्यूजिक मास्टर लाली को म्यूजिक सिखा रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं और उनकी कॉपी कर रही है लाली। तो जब जब लाली गाना गा रही है तो वो इतनी बेसुरी गा रही है कि लोगों के कान फट रहे हैं। अब इस तरह से पार्ट 1 आपका चैप्टर का, ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 यहाँ पर गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक में ख़त्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पार्ट 2 पोर्शन ऑफ योर चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 2 पोर्शन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग आपको मिल जाएंगे बुक से। बुक में दिया हुआ है कई सारे वर्ड्स की मीनिंग, आप उसको देखो भी। और फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। मृदु जो थी वो खिड़की के पास जाकर के देखने की कोशिश करती। उसने ये देखा खिड़की से झांक करके कि लाली जो है वो थोड़ी दूरी पर बैठी है, अपने म्यूजिक मास्टर से थोड़ी दूरी पर बैठी है। वो अजीबोगरीब ढंग से वायलिन पकड़ के वायलिन जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको पकड़ के रखी है। और बो स्ट्रिंग का मतलब हो गया उसमें जो लगी हुई स्ट्रिंग्स है उसको स्ट्रेच करने की वो कोशिश कर रही है, यानी उससे म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, राग निकालने की कोशिश कर रही है। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन। उसके एल्बोज जो है, यानी उसकी जो कोहनियां हैं वो बार बार असहज रूप से इधर उधर मुड़ रही है और उसकी आंखें
उस म्यूजिक में कंसंट्रेशन शो करने के लिए कोशिश कर रही है। उसके ठीक पास में उसके म्यूजिक मास्टर बैठे हैं जो कि बहुत ही दुबले पतले से हैं। उनका सर अधिकांश गंजा है और जो भी थोड़े बहुत बाल हैं वो पुराने ज़माने के अंदाज से बढ़िया से तेल में चुपड़े हुए हैं। यानी उन्होंने तेल में बहुत, मतलब अपने बालों में बहुत सारा तेल लगाया हुआ है। जो भी थोड़े बहुत बाल हैं जो है काले रंग के, वो तेल में नहाए हुए हैं। उनके कानों में भी तेल लगा हुआ है। वो एक गोल्डन गले की चेन पहन के रखे हैं जो उनके गले में चमक रही है। उन्होंने एक अंगूठी में डायमंड रिंग पहन के रखा है। उनके पैर बड़े बड़े हैं और एक गंजी पहन के रखे हैं जिसका बॉर्डर गोल्डन है। और गाना गाते समय अक्सर वो अपने पैरों को जमीन से बजाते रहते हैं। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. Mridu stared at that huge bronzed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Squawk! There was Lali derailing again. Amma! Came a wail from the gate. Amma! Oh! Ravi! Send that beggar away! Cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो जो म्यूजिक मास्टर है वो बैठ करके कुछ नोट्स का मतलब कुछ गाने, कुछ गीत गाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जब वो लाली को अपने गीतों को कॉपी करने के लिए बोलते हैं या उनकी तरह गाने के लिए या उनकी तरह गीत जो वो गीत गाए उनको दोहराने के लिए बोलते हैं, तो लाली जो है वो हेल्पलेस लगती है, मतलब वो ठीक से गा ही नहीं पाती और बहुत दुखी नज़र आती है। देखो दोनों के गानों में कितना अंतर है। म्यूज़िक मास्टर जब गाना गाते हैं तो लगता है कि हवाओं में राग घुल गई है, बहुत ही खूबसूरती या एक मदहोशी गीत की छा गई है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्रेन पटरी पर बहुत ही खूबसूरती से स्मूथली दौड़ रही है। लेकिन लाली जब गाती है तब तो यकीनन यही लगता है कि गाड़ी जो है वो पटरी से उतर चुकी है। तो मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बिरिंस्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु ने खिड़की से झांक करके ध्यान से देखा तो उन्होंने ये पाया कि म्यूजिक मास्टर के जो हाथ हैं, उंगलियां हैं, वो बिना कोई मेहनत के बड़े ही आसानी से, ठीक है, मतलब जो तार है वायलिन के वहां पर आराम से घूम रही है और बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक क्रिएट कर रही है। लेकिन लाली गाते ही सब गड़बड़ हो जा रहा है। तभी अचानक एक आवाज आती है, अम्मा अम्मा ओह। मुख्य दरवाजे से एक आवाज आती है। तभी अंदर से मुख्य दरवाजे से अम्मा अम्मा की आवाज आती है और अंदर के दरवाजे से, घर के अंदर वाले दरवाजे से रवि की मम्मी बोलती है, या पीछे वाले वरांडा से रवि की मम्मी बोलती है कि भिखारी भीख मांगने आया है। ये पिछले सप्ताह से लगातार आ रहा है। अब समय आ गया है, हम लोगों ने इसको एक सप्ताह भीख दी है। अब समय आ गया है कि ये दूसरी जगह कहीं से भीख मांगना शुरू करे। इसलिए इसे कह दो कि ये अब से दूसरी जगह
पर भीख मांगे। ठीक है, ये बात बच्चों को कही गई। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh. Sad his well might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे हो लिए। रवि आगे आगे जा रहा था बेगर को मना करने के लिए, और उसके पीछे पीछे मृदु और मीना आ रहे थे। दोनों रवि के पीछे पीछे आए। रवि आकर के मुख्य दरवाजे पर आकर के बेगर को बोलता है, उसने देखा ध्यान से पहले बेगर को। बेगर को चूंकि एक सप्ताह से वहां रोज भीख मिल रही थी, तो बेगर उस घर को अपना लगभग परमानेंट घर समझ लिया था। बेगर वहां बैठने की कोशिश कर रहा था। बेगर ने अपना ऊपरी जो कपड़ा था, यानी कि ऊपरी कपड़ा मतलब गंजी, वेस्ट जो उसने पहन के रखी थी, उसको उसने, गर्मी का मौसम था तो उसने उसको खोल दिया था, गंजी को खोल दिया था, और नीम के पेड़ के नीचे सूखने दे दिया था, और खुद नीम के पेड़ का जो तना होता है उसका सहारा लेकर के बैठ गया था, थोड़ी ठंड पाने के लिए, थोड़ा सुस्ताने के लिए। तभी अचानक रवि, मृदु और मीना वहां पर आ गए, और रवि ने कहा, जाओ यहां से। रवि ने बहुत ही कठोरता से कहा, स्टर्नली मीन्स कठोरता से कहा कि जाओ यहां से। मेरी पाती ने कहा है कि अब समय आ गया कि तुम दूसरा घर खोज लो। बेगर की आंखें फटी की फटी रह गई। बेगर को विश्वास ही नहीं हुआ कि बच्चों ने ऐसा कुछ कहा है। बेगर ने कुछ देर बाद कहा, इस घर की जो लेडीज है, इस घर की जो औरतें हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत दयालु है वो। मैं अपना शरीर और अपनी आत्मा दोनों से देख रहा हूं कि वो कितनी दयालु है, कितनी दयावान है। पिछले पूरे सप्ताह उन्होंने मेरे पर कितनी दया दिखाई। मुझे अब तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मुझे अब से आने मना कर रही है। एक आखिरी बार उसने फिर से आवाज लगाई, अम्मा, ओ अम्मा। इस आवाज पे काफी दुख था। ये आवाज इतनी भी कमजोर नहीं थी, सुनाई देने वाली आवाज थी। और ध्यान से जब उसको देखा गया भिखारी को, तो बच्चों ने ये देखा कि उसका जो पेट है वो बहुत ही चपटा है, बहुत ही अंदर धंसा हुआ इसका पेट है, यानी कि भूख अभी भी उसको खूब लगी है। धंसे हुए पेट के अंदर जब उसके दांत, एक तो धंसा हुआ पेट बच्चों ने देखा, और जब उसके दांत देखे गए तो उसके दांतों को भूरे रंग का पाया गया, जो कि पान चबाने के कारण हुए थे, क्योंकि वो शायद वो भिखारी पान खाता होगा, तो पान चबाने के कारण उसके दांत बहुत कत्थई कलर के या ऑरेंज कलर के हो गए थे। गंदे से दांत थे उसके, स्टेन्ड टीथ थे उसके, ब्राउन भूरे रंग के उसके दांत हो गए थे काफ़ी सारे। इट्स रिमेनिंग फ्यू रिमेनिंग टीथ, मतलब उसके अधिकांश दांत टूटे हुए थे। शायद वो थोड़ा बूढ़ा भिखारी रहा होगा। उसके अधिकांश दांत टूटे हुए थे, जो थोड़े बहुत थे वो भूरे कलर के हो गए थे, और वो जो भिखारी था उसके पेट
एकदम चपटा था और उसको काफ़ी भूख लगी थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ओके, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।